नमस्कार दोस्तों। आज 27 मई है। आज से 61 साल पहले हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का देहांत हो गया था। आज उनकी पुण्यतिथि है। पूरा देश उनको याद करता है और मैं भी श्रद्धापूर्वक उनको नमन करता हूँ। मेरा जो भी राजनीतिक जीवन है या सार्वजनिक जीवन है उसमें मैं उनसे ही इंस्पायर होकर के और मैंने नौकरी छोड़ करके और कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की और बिल्कुल निस्वार्थ भाव से मैं उनकी आइडियोलॉजी के अनुसार काम करने की कोशिश करता हूँ। जवाहरलाल नेहरू को समझने का, पढ़ने का और उनका अनुसरण करने का हर भारतीय का कर्तव्य मानता हूँ मैं, क्योंकि उनका जीवन एक मिसाल है किस प्रकार कोई इंसान बैरिस्ट्री की पढ़ाई पूरी करने के बाद 50 साल तक इस देश को अपना जीवन समर्पित कर दे। 1914 में जब वो बैरिस्टर बन के आए थे तो उन्होंने एनी बिसेंट के जो संगठन था उसके माध्यम से कुछ काम किया। फिर जब 1915 में गांधी जी आ गए दक्षिण अफ्रीका से तो 1916 से उनके साथ लगातार रहे और उसके बाद 17 साल प्रधानमंत्री रहे। देश आज़ाद हो गया। उससे पहले के 30 साल का तो उनका संघर्षमय जीवन अगर आप इतना प्रेरणादायी है कि हमको पढ़ना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। और उनकी 2 पुस्तकें हैं, माई ऑटोबायोग्राफी, मेरी आत्मकथा और डिस्कवरी ऑफ इंडिया, वो सभी को पढ़नी चाहिए। तो एक बार फिर हम नेहरू जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और आज की कुछ खबरें हैं 15-20 लाइनों में मैं शॉर्ट में आपको प्रस्तुत करता हूं। आप विश्लेषण करें अपने स्तर पर। गौरव गोगोई प्रदेश कांग्रेस असम के अध्यक्ष बना दिए गए हैं। अप्रैल 2026 में वहाँ चुनाव है। गौरव गोगोई युवा नेता हैं और कांग्रेस ने सही निर्णय लिया है। हिमंता बिश्वा शर्मा की भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए युवा नेता का होना बहुत ज़रूरी है और वो वहाँ, जैसे हमारे यहाँ सचिन पायलट जी एकमात्र कांग्रेस के लोकप्रिय नेता हैं, वैसे ही असम में गौरव गोगोई एकमात्र लोकप्रिय नेता हैं। कल बाड़मेर में जय हिंद सभा हुई थी। कांग्रेस के सभी बड़े नेता जो राजस्थान के बड़े गिने जाते हैं उनमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी, प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी, लीडर ऑपोजिशन टीकाराम जूली जी और एआईसीसी के इंचार्ज मध्य प्रदेश हरीश चौधरी जी और अन्य नेता वहाँ थे। और उन्होंने मोदी जी की सरकार से ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित बहुत सारे प्रश्न किए। सीज फायर क्यों नहीं, क्यों अमेरिका की सरपरस्ती में हुआ और आतंकवादी क्यों नहीं पकड़े गए, आदि आदि। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने हमारी जो सभा हुई जय हिंद सभा, भाजपा के नेताओं ने उनको खीज सभा का नाम दिया है, राजेंद्र राठौड़ और मदन राठौड़ ने। लेकिन उनसे मेरा प्रश्न है कि भाई तर्क संगत प्रश्न है, अगर जवाब नहीं बनता है तो आप खींच करके इसको खीज सभा मत कहिए। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने सब इंस्पेक्टर में 400-450 नामों की लिप्तता बताई थी। अब सामने आए हैं 50। कल जो हुई थी वहाँ हाई कोर्ट ने जो 1 जुलाई की तारीख दी है उससे संबंध में ये सारी बात है। अब देखते हैं 1 जुलाई को हाई कोर्ट क्या निर्णय करती है और सरकार क्या सबमिशन करती है। गौरव का एक विषय है कि विजय बिश्नोई जो राजस्थान के हैं और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, किसी अन्य राज्य में उनको उच्चतम न्यायालय का जस्टिस नियुक्त किया गया है। ये राजस्थान के लिए गौरव का विषय है। ओबीसी से आते हैं, बहुत अच्छी बात है। राजस्थान पत्रिका के मुखिया गुलाब कोठारी जी 2 विषयों पे लगातार सक्रिय रहते हैं, एक तो जयपुर के मास्टर प्लान और एक रामगढ़ के बांध को लेकर के। तो कल उन्होंने पत्रिका मुख्यालय में रामगढ़ बांध को लेकर के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और जयपुर के सभी विधायक और सांसदों को के साथ बैठक ली थी और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिया है
सबकी राय भी ली गई। जैसे आमेर के प्रशांत शर्मा जी ने कहा कि इसकी खुदाई होनी चाहिए, अच्छी बात है, बरसों से सिल्ट आ गई है, पानी बह बह करके आया ही होगा। तो अगर पूरी गहराई तक जाता है और चंबल का पानी ERCP का आता है तो रामगढ़ वापस अपना इसका पुनर्जीवन हो जाएगा। नरेंद्र मोदी जी ने कल गुजरात से पाकिस्तान को संदेश दिया है, वहाँ को युवाओं को भी संबोधित किया है, लेकिन जो भाषा उन्होंने बोली है वो उनकी अपनी भाषा है कि चैन से जियो, अपने हिस्से की रोटी खाओ, नहीं तो मेरी गोली तो है ही। ये मेरी गोली तो है ही, ये शब्द की उपेक्षा वो कर सकते थे, बल्कि ये समझाते हुए कहते कि हम पड़ोसी हैं, प्रेम से रहें और अपनी आर्मी के चंगुल से बाहर रह कर के अपने विकास पर ध्यान दें, शिक्षा पर ध्यान दें, चिकित्सा पर ध्यान दें। ऐसे बात कहना शायद ज़्यादा अच्छा होता, पर वो उनका जो तरीका है, मूल बात उनकी भावना सही मैं मानता हूँ कि भाई आप चैन से जियो, हमें भी अपना प्रोग्रेस करने दो। हमारे शशि थरूर जी भी अमेरिका में यही बात कह रहे हैं। कल बीकानेर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जोधपुर बाड़मेर में शायद, मैं ध्यान नहीं है कहाँ की, BSF ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें जो कुछ हमने बॉर्डर पे किया वो सब बताया और किस तरह 413 ड्रोन्स को हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने नेस्तनाबूद कर दिया, वो भी बताया। लेकिन ख़ास बात ये बताई कि पाकिस्तान ने अपने गांव खाली करा दिए थे, जबकि भारत की सेना ने गांव वालों के साथ रह कर के और गांव वालों का हौसला बढ़ाया। ये हमारी भारतीय सेना की एक अलग पहचान है और हम नागरिकों के साथ उनके मेल जोल का जो एक है सिस्टम, वो अद्वितीय है। ज्योति मल्होत्रा जो गुड़गांव की है और पाकिस्तानी जासूस प्रमाणित हो चुकी हैं, उसके बारे में खबर आई है कि पाकिस्तान जब वो जाती थी तो AK-47 राइफ़ल के साथ 6 सुरक्षाकर्मी उसकी सुरक्षा में रहते थे और वो लाहौर के संवेदनशील इलाकों में भी जाने की उसको छूट थी और एक वो मीना बाज़ार या क्या है, वहाँ भी वो जाती थी। एक बहुत बड़ी खबर है, बहुत अच्छी खबर है। IIT बॉम्बे के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा सोलर सेल डेवलप किया है जो सोलर सेल सौर ऊर्जा बनाते हैं, वो सौर ऊर्जा का 20% को बिजली में कन्वर्ट करते हैं। IIT के वैज्ञानिकों ने ऐसा छोटा सोलर सेल बनाया है जो दीवारों पे लग जाएगा, छतों पे लग जाएगा और वो 30% सौर ऊर्जा का 30% को बिजली में बदलेगा। तो उस वैज्ञानिकों का ये कहना है कि 1 रुपये यूनिट में बिजली मिलने लग जाएगी। अगर ये रिसर्च बड़े लेवल पे एक्सपेंड होती है तो भारत का बहुत बड़ा इकोनॉमिक रिवाइवल होने की संभावनाओं पर आप ध्यान दीजिए। एक अच्छी खबर है, रिज़र्व बैंक ने तय किया है, कब से होगा ये नहीं लिखा है, कि अभी हमारा पहले कोई ज़माने में बैंकों में हमारा पैसा कितना ही जमा हो सेविंग अकाउंट में, लेकिन 1 लाख रुपए का ही बीमा होता था कि 1 लाख की गारंटी है। वो फिर पिछले कुछ सालों पहले वो 5 लाख हुआ। अब बैंकें अगर उसको 10 लाख करने जा रही हैं तो आम नागरिकों का भरोसा बढ़ेगा, ये अच्छी बात है। जो ये आंगनबाड़ी और स्कूलों में बच्चियों के लिए सैनिटरी नैपकिन निःशुल्क वितरित करने की जो योजना है, उसमें 500 करोड़ का बजट है, लेकिन स्कूलों और आंगनबाड़ियों में वो नहीं पहुंच पा रहा है। इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। मैं तो पहले भी कह चुका हूं कि ये लापरवाह सरकार है। पंचायतों के पुनर्गठन की अंतिम रिपोर्ट जिला कलेक्टरों ने सरकार को दे दी है। अब सरकार की कमेटी और मुख्यमंत्री क्या निर्णय लेते हैं उसके अनुसार, क्योंकि कोर्ट में अलग से चल रहा है, क्योंकि चुनाव समय पे हुए नहीं तो रिट लगी हुई है। रिटों में सरकार ने अंतरिम जवाब दिया है कि पुनर्गठन का काम तेज़ी से चल रहा है। अब ये सरकार की गले की हड्डी इसलिए बनी है कि कई जगह भाजपा के लोग भी सरकार के जो प्रस्ताव हैं उनसे नाराज हैं। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने झुंझुनू में कहा है कि किसानों को बैंक खाते में सब्सिडी सीधे मिलनी चाहिए। लगभग 35,000 रुपये का अनुमान है प्रति किसान का। अब उनसे मेरा प्रश्न ये है कि यूरिया फिर महंगी मिलेगी, वो 35,000 रुपये किसान तो कहीं खर्च करेगा, फिर यूरिया के लिए वो कर्ज लेगा। अभी यूरिया पे सब्सिडी मिलती है, DAP पे सब्सिडी मिलती है, अनेक और
जो डायरेक्ट सामान मिलता है किसानों को, ये बड़ा विषय है। मैं सोचता हूँ कि नीति आयोग, मंत्रिमंडल, कैबिनेट और अर्थशास्त्री, और ख़ास तौर से कृषि अर्थशास्त्र पे समझ रखने वाले लोग इस पे विचार करें। धनखड़ जी भावुकता में भी कह सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बुजुर्ग तो हो ही गए हैं ना। अब सोच उनकी क्या है मैं नहीं समझता। बांग्लादेश से दो खबरें हैं जिनको मैं एक साथ करके बोल रहा हूँ। एक तो ये है कि जो वहाँ के अभी राष्ट्रीय सलाहकार हैं, नेशनल एडवाइज़र कह दीजिए, राष्ट्रपति कह दीजिए, प्रधानमंत्री कह दीजिए, मोहम्मद यूनुस चला रहे अंतरिम सरकार, उन्होंने घोषणा की चुनाव जून में होंगे। उनके सेनाध्यक्ष ने राय दी थी, जो कल के अखबार में थी, कि दिसंबर तक चुनाव करा लो। ये चुनाव 4 साल तक की सीमा में रखना चाहते थे, ताकि खुद 90 साल के हो जाएं, तब तक काम सत्ता का भोग करके चले जाएं, बांग्लादेश को बेच के चले जाएं। क्योंकि अभी जो कर रहे हैं वो तो बांग्लादेश को बेचने का ही काम कर रहे हैं। तो जून में चुनाव, यानी कि वो खुद ही कह रहे हैं कि जून में करा लूँ। 1 महीना भी जून में बाकी नहीं है, शेख हसीना भी निर्वासित हैं। तो ये सब जो इनकी हड़बड़ी है वो शक के दायरे में आती है। दूसरी खबर इसी के साथ है कि अंतरिम सरकार के खिलाफ विरोध शुरू हो गया है। सेना और खालिदा जिया ने भी विरोध करना शुरू कर दिया है। शेख हसीना तो पहले से ही बांग्लादेश से बाहर हैं। शेख हसीना ने बयान दिए हैं कि एक वहाँ आइलैंड है बांग्लादेश के नीचे, उसका कुछ नाम है, उस पर अमेरिका की नज़र है। तो वो आइलैंड बेचना चाह रही है बांग्लादेश की सरकार अमेरिका को। उस तरफ चाइना को रंगपुर का हवाई अड्डा दे रही है। तो ये भारत के लिए स्ट्रेटजिकली अमेरिका और चाइना का जो एक्सेस बन रहा है ये ठीक नहीं है। इस पर भारत को तेज़ी से कुछ काम करना होगा, नहीं तो हम तो नागरिक हैं, क्या इसमें ज़्यादा कह सकते हैं। पीटीआई भर्ती हो गई है, पीटीआई नौकरियां लग गए हैं। अब जो प्रमाण पत्रों की जांचें चल रही है उसमें 21 शारीरिक शिक्षकों की जो ग्रेजुएशन की डिग्री है वो ही फर्जी है। अब क्या बताएं साहब, इनको तो तुरंत नौकरी से बर्खास्त होना चाहिए और सख्ती से सब डिग्रियों की जांच होनी चाहिए। ट्रंप का बयान आया है, उन्होंने हार्वर्ड को कहा है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बड़ी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है, वहाँ विलक्षण प्रतिभावान छात्र छात्राएं पढ़ने जाते हैं। उन्होंने कहा कि विदेशी छात्रों के नाम और देश बताइए, और पता नहीं वो क्या उनके साथ करने जा रहे हैं। तर्क कहते हैं कि अरबों डॉलर हम हार्वर्ड को सब्सिडी दे रहे हैं, तो विदेशी छात्र उस सब्सिडी से पढ़ रहे हैं। पर जब ग्लोबलाइजेशन हो गया, वैश्वीकरण हो गया, तो हार्वर्ड से पढ़े हुए छात्र विदेशों में ही तो सेवा दे रहे हैं। कोई भारत की या किसी और देश से गए हुए अपने देश की थोड़ी सेवा कर रहे हैं। अगर वैश्वीकरण के ज़माने में ट्रंप ऐसा रवैया अख्तियार करेंगे तो ये उचित नहीं है। इस पे यूएनओ के माध्यम से बात उठनी चाहिए। जयशंकर जी विदेश मंत्री ने अभी स्पष्टीकरण दिया है कल कि हमने आतंकी ठिकानों पर हमले के 30 मिनट बाद जानकारी दी थी। आपका भाषण तो कुछ और कहता है, अब आप जो कह रहे हैं, भारत की जनता के पास इलाज भी क्या है वोट के समय निर्णय करने के अलावा। और वोट के समय निर्णय करते समय ये बातें किसको कितनी याद रहती हैं वो कहना मुश्किल है। पंजाब केसरी में पीकेसी ईआरसीपी के स्टेटस की एक बड़ी न्यूज़ आई है कि कितना डैम कौन सा बन गया, न्योनेरा बन गया, इसरदा बन गया। प्रथम चरण में चंबल को क्रॉस करेंगे, रामगढ़ पे बांध को करेंगे, ऐसे करके है। वो सरकार की दी हुई रिपोर्ट दिखाई देती है, लेकिन इस सरकार के रहते पीकेसी ईआरसीपी की क्या प्रगति आती है, इस पर विचार करना होगा। अमेरिका के बारे में बड़ी एक खबर है जो वैश्विक दृष्टि से भी चिंता उत्पन्न करती है। वो खबर है पंजाब केसरी में कि जलवायु परिवर्तन की वजह से 2050 तक, 2050 कोई दूर नहीं है, अमेरिका के अनेक शहर डूब जाएंगे, जिनमें कैलिफोर्निया, लॉस एंजल्स, सैन फ्रांसिस्को, सैन डियागो ऐसे महत्वपूर्ण राज्य हैं, वो उनके शहर डूब जाएंगे क्योंकि समुद्र का लेवल तो बढ़ ही रहा है। हम बम्बई में भी देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। तो इस पे तो इकोलॉजिकल चेंजेस जो आ रहे हैं उसमें जो कर सकती है, कार्बन एमिशन कम हो, पेड़ ज़्यादा लगें। सीतापुरा की एक दुखद खबर आई थी,
वो वैसे भास्कर के फ्रंट लाइन में फ्रंट पेज पे है कि जौहरी जो ये सोने चांदी के जो हीरे जवाहरात बनाते हैं और आभूषण बनाते हैं, वो बापू नगर के बहुत बड़े व्यवसायी हैं, उनकी सीतापुरम इंडस्ट्रियल एरिया है। तो जब वो उसका प्रोसेसिंग करते हैं तो सोने चांदी के कण जो हैं वो उनके वेस्ट पानी के साथ चले जाते हैं, तो वो केमिकल से धुलते हैं करते हैं, तो वो जो सेप्टिक चैम्बर है उसके अंदर वो जाके इकट्ठा हो जाते हैं। तो समय समय पर ये उसको बाहर निकाल के सफाई करते हैं, छानते हैं, तो सोना चांदी बाहर निकल जाता है जितना भी बचाते हैं। तो उसके लालच में कल 8 श्रमिकों को ज़बरदस्ती उतार दिया गया वो केमिकल के टैंक में, और 4 की डेथ हो गई। मैं समझता हूँ ये कोई लापरवाही नहीं, ये हत्या है, और इन जौहरियों पर बहुत गंभीर धाराओं में मुकदमा चलना चाहिए। पर मैं आपको पहले ही कह देता हूँ कि कुछ नहीं होगा। वो बाहर के मजदूर थे और कुछ लाख रुपए दे करके, और पुलिस का मुकदमा भी दर्ज नहीं होगा, आप ये भी देख लीजिएगा। क्योंकि जो आज का दौर है उसमें बहुत मुश्किल हो गया है। आम आदमी के साथ वैसे ही हो रहा है जैसे किसी राजाओं के, अंग्रेज़ों के ज़माने में होता था। अब ये लोकतंत्र का विकृत स्वरूप है, तो कौन कब इसको ठीक करेगा। एक खबर और है कि भारत पहला देश है जो हमारा मौसम विभाग है उसने ये किया है रिसर्च और नया नवाचार किया है कि जो 6 किलोमीटर इलाके में भी मौसम की भविष्यवाणी कर देगा। अभी दूसरे अमेरिका वगैरह हैं वो जो 9 से 14 किलोमीटर में मौसम की भविष्यवाणी कर पाते हैं, भारत अब 6 किलोमीटर में कर देगा। तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आज की खबरें तो यही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज 17 मिनट आपका समय लिया मैंने।